हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉन्च पैड आईएएस। मेरा नाम है सुमित शर्मा और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे चाइना ने तिब्बत, जो एक आज़ाद मुल्क था, उसको कैप्चर कर लिया था। सो दिस वीडियो इज़ अबाउट हाउ चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत और कोशिश रहेगी इस स्टोरी को एक इंटरेस्टिंग और सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जाए। साथ ही में हम ये भी समझेंगे कैसे इस ऑक्यूपेशन के खिलाफ तिब्बतन अपराइजिंग होता है और बहुत सारे बुद्धिस्ट तिब्बतन्स को अपना देश छोड़कर इंडिया में आना पड़ता है और इंडिया इन सभी बुद्धिस्ट तिब्बतन्स को शरण देता है। बात है अक्टूबर 7, 1950 की, जब बहुत सारे चाइनीज ट्रूप्स यानी चाइनीज आर्मी वो तिब्बत के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, इन्वेड कर देते हैं। और तिब्बत उस समय मॉडर्न दुनिया से इतना कटा हुआ था कि पूरे तिब्बतन्स को ये कहानी, ये बात पता लगते लगते करीब करीब 2 साल बीत गए। इसकी तैयारी 1949 में ही कर ली गई थी। 1949 में चाइना एक इंडिपेंडेंट कंट्री बना था, जब कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन चाइना के अंदर सक्सेसफुल रहा था और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चाइना के अंदर आई थी। तभी से तिब्बत को कब्जा करना, तिब्बत को एनेक्स करना एक टॉप मोस्ट प्रायोरिटी थी। इसके दोनों आइडियोलॉजिकल कारण भी थे और प्रैक्टिकल कारण भी थे। आइडियोलॉजिकल कारण कुछ इस तरीके से थे कि चाइना और कम्युनिस्ट पार्टी तिब्बत को चाइना का ही एक हिस्सा मानता था और अभी तिब्बत बहुत वीक था, इट वॉज नॉट वेरी मॉडर्न, उसकी आर्मी बहुत छोटी थी, तो इट वॉज ईजियर टू कैप्चर तिब्बत एंड गिव अ मैसेज टू द वर्ल्ड कि चाइना एक एजर्टिव, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री रहने वाला है। इसी के साथ साथ तिब्बत के नेचुरल रिसोर्सेज और इंडिया और चाइना के बीच में तिब्बत का एक बफर स्टेट के रूप में काम करना भी इसके कारण बने। इससे पहले अगर 1950 से पहले की बात करें तो तिब्बत हमेशा से एक इंडिपेंडेंट कंट्री रहा है। तो चाइना का ऐसा मानना कि तिब्बत चाइना का हिस्सा था, ये गलत था। तिब्बत का अपना एक यूनिक कल्चर, लैंग्वेज, रिलीजन है जो बाकी सारे मेनलैंड चाइना से डिफरेंट है। इवन 1720 के बाद जब किंग डायनेस्टी का रूल तिब्बत के अंदर आता है, जो एक चाइनीज डायनेस्टी थी, तब भी तिब्बत के लोग अपने अफेयर्स खुद ही मैनेज किया करते थे। सो ये भी सिर्फ एक नाम का रूल ही था बाय किंग डायनेस्टी। और जब किंग डायनेस्टी का रूल 1911 में खत्म हो जाता है, तब तिब्बत कंप्लीटली एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में काम करना दोबारा से शुरू कर देता है। सो ये मानना कि तिब्बत के ऊपर चाइनीज अधिकार है, ये एकदम गलत था। सो अगर आप इस मैप में देखेंगे, दिस इज द तिब्बत रीजन और यहाँ से बहुत सारे लोग एज रेफ्यूजीज इंडिया में आते हैं, जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में और इंडिया के हिमाचल, उत्तराखंड, इन शहरों में, इन स्टेट्स के अंदर रहना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो 1949 के अंदर एस्टैब्लिश हुआ था। 1949 एस्टैब्लिशमेंट के बाद 1949 और 1950 यानी बाय 1950 तिब्बत और चाइना के बीच में नेगोशिएशंस चल रही थी। इसी बीच पीपल्स लिबरेशन आर्मी, जो चाइना की आर्मी है, उन्होंने अपने फोर्सेस के नंबर को इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया ऑन द तिब्बत्स ईस्टर्न बॉर्डर। और इसका मकसद था तिब्बत के ऊपर प्रेशर क्रिएट करना, सो दैट वो नेगोशिएशंस जो 1949-50 में चलती रही, उसमें चाइना की बात मान ले और चाइना को बहुत सारे अधिकार जो हैं वो दे दे। तिब्बत के पास एक बहुत छोटी और इल इक्विप्ड आर्मी थी, यानी बहुत हथियार या सोल्जर्स या ट्रेनिंग उनके पास नहीं थी। अगर इन्वेजन होती विदाउट एनी फॉरेन सपोर्ट, तिब्बत का आज़ाद रहना बिल्कुल मुश्किल था और ऐसी कोई सपोर्ट आएगी इसके चांसेस भी कम ही थे, बिकॉज आसपास सभी कंट्रीज अभी आज़ाद हो रही थी, इंक्लूडिंग इंडिया। तो 1950 अक्टूबर 7 को पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने यांगजे रिवर को क्रॉस किया और तिब्बत के कुछ प्रोविंसेस को कैप्चर कर लिया। यहाँ के हारे हुए गवर्नर्स को भेजा गया टू दलाई लामा, ताकि दलाई लामा जो भी चाइनीज डिमांड्स थी उनको मान लें। उस समय दलाई लामा महज 15 साल के थे और उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए एक 17 पॉइंट एग्रीमेंट के तहत चाइना को तिब्बत का सारा कंट्रोल दे दिया गया। लेकिन इसके बाद 1954 रेजिस्टेंस स्टार्ट हो गई। तिब्बत के लोग बहुत खुश नहीं थे, बिकॉज चाइनीज तिब्बतन सिविलाइजेशन के खिलाफ काम कर रहे थे। तिब्बत की लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, इन सबको डिस्ट्रॉय करने का काम चल रहा था। बहुत सारी मोनेस्ट्रीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया गया। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम पर प्राइवेट प्रॉपर्टी का नेशनलाइजेशन यानी सरकारीकरण भी हो रहा था। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ इंटरफेरेंस, जिसके चलते 1959 आते आते एक फुल ब्लोन रिवोल्ट हो गया अगेंस्ट चाइना। चाइनीज सरकार ने इसके खिलाफ बहुत ब्रुटैलिटी के साथ सप्रेशन की और करीब करीब माना जाता है 80,000 तिब्बतन्स इसमें मारे गए। इसके बाद जो बचे हुए तिब्बतन्स थे वो अपना देश छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए आसपास की कंट्रीज में जाने लगे और ये सारे रेफ्यूजीज आते हैं टू इंडिया। 23 मार्च को दलाई लामा भी इंडिया आ जाते हैं और तब से दलाई लामा मोस्टली इंडिया में मैक्लोडगंज और धर्मशाला में रहते हैं। 1959 आते आते चाइना ने तिब्बत को कंप्लीटली कैप्चर कर लिया था और तब से तिब्बत चाइना का ही हिस्सा है। एंड दिस इज द स्टोरी ऑफ हाउ चाइना अनेक्स तिब्बत। अगर आप यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं, आप इन नंबर्स पे कॉल करके ना सिर्फ हमारे बैचेस के बारे में जान सकते हैं, यू कैन ऑल्सो अवेल सर्टेन डिस्काउंट्स जो हमारे स्टूडेंट काउंसलर्स आपको बताएंगे। फॉर इंस्टेंस यूपीएससी 2025 बैच जो 37,500 का बैच है,
वो आपको 7500 डिस्काउंट के बाद you can get at 30,000 only. To be a part of our batches, you can give a call to us on these numbers.